नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, ये कल्पना करना ही कितना अचंभित करता है कि कैसे एक अकेली कॉरपोरेट कंपनी के अनियंत्रित विस्तार और उसके लालच ने बिल्कुल अनजाने में आधुनिक भारत के शासन और प्रशासनिक ढांचे की नींव रख दी। 1773 से 1861 के बीच ब्रिटिश कानूनों का विकास सिर्फ इतिहास के कुछ कागजी पन्ने नहीं हैं। ये एक पूरी कहानी है कि कैसे सत्ता एक लालची व्यापारी कंपनी के हाथों से खिसककर सीधे ब्रिटिश क्राउन तक जा पहुंची और कैसे इन बड़े बदलावों ने आम भारतीय नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कॉरपोरेट अराजकता के युग को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर लगाम कसी। उसके बाद एकाधिकार का पतन, केंद्रीकरण, क्राउन का शासन और आखिर में आधुनिक परिषदों के उदय पर चर्चा करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कालक्रम समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम कॉरपोरेट लालच से एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था तक पहुंचे कैसे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉरपोरेट अराजकता के उस दौर की जहां भारी वित्तीय संकट और कुप्रबंधन ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। कहानी शुरू होती है 1770 के दशक के एक बहुत ही गहरे संकट से, और ये चीज बंगाल के द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नेंस के दुष्स्वप्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत तेजी से अपने इलाके तो बढ़ा लिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भयंकर वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार थी। कंपनी दिवालिया हो रही थी, जबकि उसके अधिकारी बेतहाशा अमीर। बंगाल में लागू इस द्वैध शासन का आम जनता के लिए सीधा सा मतलब था तबाही। एक तरफ दीवानी थी, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार पूरी तरह कंपनी के पास था, और दूसरी तरफ निजामत यानी जनता के कल्याण और प्रशासन की जिम्मेदारी स्थानीय नवाब के पास। अब उस आम नागरिक की बेबसी का अंदाजा लगाइए, जिससे भारी भरकम टैक्स तो कंपनी वसूल रही है, लेकिन जब उसे न्याय या मदद चाहिए तो सामने एक शक्तिहीन नवाब बैठा है जो कुछ नहीं कर सकता। ये सच में एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न था। अब इस कुप्रबंधन की सबसे खौफनाक कीमत किसने चुकाई? आम भारतीयों ने। 1769 के बंगाल अकाल को ही ले लीजिए। कृषि पूरी तरह विफल हो गई थी और ऊपर से कंपनी ने टैक्स वसूली में कोई रहम नहीं दिखाया। नतीजा, बंगाल की 1/3, जी हाँ, पूरी आबादी का 1/3 हिस्सा भुखमरी का शिकार हो गया। कंपनी का मुनाफा तो बरकरार रहा, लेकिन इस रूह कंपा देने वाली मानवीय त्रासदी ने ब्रिटिश संसद को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब इस कंपनी पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू होता है कानूनों का एक लंबा सिलसिला। छात्रों के लिए यहाँ इस विधायी पैटर्न को समझना बहुत काम का है। देखिए, गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो समय समय पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आकार पर बहुत निर्भर करती थी। 1773 में इसमें 4 सदस्य थे। फिर 1784 में गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाने के लिए इसे घटाकर 3 कर दिया गया, और बाद में 1833 में एक लॉ मेंबर जोड़कर इसे वापस 4 कर दिया गया। ये जो नंबर गेम है, ये सीधा सीधा सत्ता के संतुलन को कंट्रोल करने का तरीका था। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, कंपनी की लगाम कसना, जहां ब्रिटिश संसद का दखल और नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ने लगा। 18वीं सदी के अंत तक आते आते ब्रिटिश संसद को ये साफ समझ आ गया था कि यह व्यापारिक कंपनी अब एक बेलगाम राजनीतिक ताकत बन चुकी है, और लंदन में बैठे लोग इसे ऐसे ही अपनी मनमानी नहीं करने दे सकते थे। इस लगाम को कसने का सबसे बड़ा हथियार था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की। कंपनी के व्यापारिक मामले अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालते थे, लेकिन राजनीतिक और सैन्य मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नई संस्था ही बना डाली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस दोहरे तंत्र ने जवाबदेही को इतना धुंधला कर दिया कि पूछिए मत। कोई भी नीति फेल होती तो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम थोप देते, और इस प्रशासनिक उलझन का सीधा नुकसान भारत के रोजमर्रा के प्रशासन को उठाना पड़ा। और इसी दौरान आम जनता के आर्थिक शोषण का एक नया और बहुत ही चालाक तरीका निकाला गया, जिसे होम चार्जेस कहा गया। 1793 में ये व्यवस्था कर दी गई कि लंदन में बैठे ब्रिटिश अधिकारियों जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की सैलरी भी अब सीधे भारतीय राजस्व से ही दी जाएगी। ये एक खुला आर्थिक दोहन था। प्रशासन उनका, नीतियां उनकी, लेकिन उसका पूरा वित्तीय बोझ सीधे तौर पर आम भारतीयों के कंधों पर डाल दिया गया।
अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एकाधिकार यानी मोनोपोली का पतन। जैसे जैसे 19वीं सदी की शुरुआत हुई, यूरोप में औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड लगाकर ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यूरोप के दरवाजे बंद कर दिए थे। तो अब वो अपना माल कहाँ बेचे? इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। 1813 के चार्टर एक्ट से पहले की बात करें तो भारत के बाजारों में हमारे स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योगों का ही बोलबाला था। वो काफी समृद्ध थे। लेकिन 1813 के बाद तस्वीर पूरी तरह पलट गई। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया और भारतीय बाजार ब्रिटेन के कारखानों में बने सस्ते और भारी मात्रा में उत्पादित माल से पट गए। इसने हमारे स्थानीय विनिर्माण को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि अनगिनत बुनकरों और कारीगरों की रोजी रोटी ही छिन गई। चलिए अब इस समय के कुछ बेहद क्रूशियल पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। 1813 के सुधारों में कंपनी की मोनोपोली तो खत्म हुई, बस चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। लेकिन इसके साथ ही पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए का बजट रखा गया। और हाँ, इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की छूट मिल गई। इन बदलावों ने आम भारतीय नागरिकों के रोजमर्रा के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत गहरे बदलावों की नींव रखी। अब बात करते हैं केंद्रीकरण और सिविल सेवा के दौर की, जब प्रशासनिक एकीकरण अपनी चरम पर था। 1830 और 50 के दशक तक आते आते भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुका था। यहाँ एक बहुत ही सोचे समझे और दोहराए जाने वाले पैटर्न को आप साफ देख सकते हैं। हर 20 साल में ब्रिटिश सरकार एक नया चार्टर लाती और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कतर देती। 1793 में राजस्व अदालतों को अलग किया गया। 1813 में व्यापारिक एकाधिकार कम हुआ। 1833 में तो कानून बनाने की शक्ति ही पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दी गई और 1853 में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। इनमें 1833 का बदलाव सच में ऐतिहासिक था। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब सीधे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग प्रांत अपने खुद के कानून बनाते थे, जिससे बहुत बार परस्पर विरोधी नियम बन जाते थे। लेकिन अब प्रांतीय कानून बनाने के अधिकार को खत्म करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक समान और केंद्रीकृत नियम थोप दिए गए। आम आदमी की जिंदगी अब सीधे एक ही मजबूत केंद्रीय सत्ता के अधीन आ गई थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है 1853 के माइलस्टोन्स। सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन शुरू हुआ, जहां पहली बार भारतीयों को भी हिस्सा लेने की अनुमति मिली। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम था कार्यपालिका और विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कार्यों का अलग अलग होना। इससे 12 सदस्यों की एक मिनी संसद बन गई। ये आधुनिक लोकतांत्रिक शासन तंत्र की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और अब हम पहुंचते हैं हमारी कहानी के क्लाइमैक्स पर, क्राउन का शासन, जहां अंततः कंपनी राज का हमेशा के लिए अंत होता है। यह ऐतिहासिक आख्यान 1857 के महासंग्राम के बाद सत्ता के गलियारों में आए भूचाल के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने सत्ता के उस उलझे हुए दोहरे कॉर्पोरेट ढांचे को जड़ से खत्म कर दिया। सत्ता के इस नए टॉप डाउन बहाव में अंतिम अधिकार सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। लंदन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठाया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था और भारत में शासन चलाने के लिए वॉइसरॉय का पद बनाया गया, जो सीधे सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र, जिसे हम क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं, पढ़ा। इसने भारत में कॉर्पोरेट शासन का अंत किया और नागरिकों के साथ एक नए सामाजिक अनुबंध का वादा किया। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त करना, देसी रियासतों के आगे विलय पर रोक, धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी न करने का वादा और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देने की बात कही गई थी। कंपनी के जुल्मों के बाद आम जनता के लिए ये एक बड़ी राहत के वादे की तरह पेश किए गए थे। और अंत में हमारे आज के विश्लेषण का अंतिम पड़ाव, आधुनिक परिषदों का उदय। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने दरअसल हमारे आज के समकालीन प्रशासन के बीज बोए थे। यहीं से एक बेहद जाना पहचाना और दिलचस्प शब्द आता है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस।
1861 के इस कानून ने वाइसराय को ये ताकत दी कि वो इमरजेंसी में अपनी काउंसिल को दरकिनार करके अस्थायी कानून लागू कर सकता है जो 6 महीने तक वैलिड रहते थे। अब कमाल की बात देखिए, ठीक यही कॉन्सेप्ट आज के आधुनिक भारतीय संविधान में भी मौजूद है। ये हमारे औपनिवेशिक इतिहास और आज के कानून के बीच एक सीधा और जीवित पुल है। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। 1861 के एक्ट ने ही पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। कार्यकारी सदस्यों को विशेष विभाग सौंप दिए गए, जैसे गृह, सेना और वित्त। अगर आप ध्यान से देखें तो ये व्यवस्था आज की हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री प्रणाली का ही तो प्रारंभिक रूप थी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि 1861 के इस अधिनियम ने वाइसराय को परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट करने की पावर दी और इसी के तहत पहली बार 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में जगह मिली। हाँ, ये सच है कि ये चुनाव जीतकर नहीं आए थे, ये उच्च वर्ग के इलीट लोग थे जिन्हें वाइसराय ने खुद चुना था। लेकिन फिर भी भारतीय कानून निर्माण में मूल निवासियों के प्रतिनिधित्व यानी नेटिव रिप्रेजेंटेशन की ये एकदम शुरुआत जरूर थी। इन सभी ऐतिहासिक और कानूनी बदलावों को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, कैसे लगभग 1 सदी से भी लंबे कॉरपोरेट लालच, बेतहाशा शोषण और फिर सख्त औपनिवेशिक केंद्रीकरण ने बिल्कुल अनजाने में ही सही उस आधुनिक लोकतांत्रिक और प्रशासनिक ढांचे का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जिस पर आज हमारा देश चल रहा है। इस जटिल और अजीबोगरीब विरासत पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और चीज़ों को गहराई से समझते रहिए।